धर्म इनके लिए एक टूल है, लेकिन प्राइमरी इनका गोल जो है वो रेशियल सुप्रीमेसी है। तो तुम काले हो और क्रिश्चियन हो, बहुत ज्यादा इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए तुम वैसे ही हो जैसे दूसरे। अभी जो आप लेटेस्ट लिस्ट देख रहे हैं, इसमें वो 3 देश शामिल हैं जिन्होंने फ्रेंच आर्मी को और फ्रेंच इन्फ्लुएंस को अपने यहाँ से लात मार के बाहर कर दिया है। इस्लामिक स्टेट को काउंटर करने वाली वहां जो फोर्स थी, उसमें एक बहुत बड़ा रोल ईरान का था, हिजबुल्ला का था। वो तो वहां से अब खत्म हो गए। अब सडनली सारा सारा का सारा दरोमदार जो है वो अहमद अल शरा के रेजीम में। प्रोग्राम दुनिया मेरे आगे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान, कौमी आवाज़ का डिजिटल एडिटर सैयद खुर्रम रज़ा। ये प्रोग्राम नेशनल हेराल्ड, कौमी आवाज़, नवजीवन की मुश्तरका पेशकश है। सौरभ साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस गुफ्तगू में ये जो 5 मुल्कों पर अमेरिका ने सफरी पाबंदी का ऐलान किया है, इसके क्या माने हैं और अब कितने ममालिक हो गए हैं कुल? देखें, ये 5 लगा के अगर आप पूरी लिस्ट को देखें कि पार्शियल, क्योंकि कुछ पे पार्शियल प्रतिबंध लगे हुए हैं, कुछ जी। पे पूरा लगा हुआ है, तो अगर टोटल आप मिला लें तो ये 41 मुल्क हो जाते हैं। मतलब इसका कोई लॉजिक नहीं है। मुझे नहीं लगता है दुनिया में कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी देश ने ये कहा होगा कि 41 देशों से लोग जो है वो नहीं आ सकते। आ, देखें, ये जो वाइट सुप्रीमेसिस्ट की जो ये आइडियोलॉजी है, ये जो नस्ली बर्तरी जो इनको इनको लगती है, कि उसके तहत ये किया जा रहा है। बाकी सारी चीजें जो सिक्योरिटी और फलाना है, वो सारे बहाने हैं। आइडिया ये है कि अमेरिका में जो ब्लैक्स हैं, थर्ड वर्ल्ड के कंट्री हैं, इनको एशियंस हैं, अरब्स हैं, इनके पॉपुलेशन को ये जो बड़ी तादाद में आते हैं रोका। अब उस पर आप बहाने जो बना लीजिए, ठीक है। एक आध कोई अच्छा, जिनको इसमें सबसे हंसी वाली बात यह है कि अफ्रीका के कुछ ऐसे देश हैं जो क्रिश्चियन मेजोरिटी देश हैं, और उनको भी ये लगता है कि वो कहीं वो उनकी कोई जो है सुप्रियोरिटी है मुसलमान देशों के ऊपर में। अब उन पे भी प्रतिबंध लगाए गए हैं, वो भी नहीं आ सकते हैं। तो इसका मतलब है कि उनको ये समझ में आ जाना चाहिए कि ये जो अमेरिकी हैं, धर्म इनके लिए एक टूल है, लेकिन प्राइमरी इनका गोल जो है वो रेशियल सुप्रीमेसी है। तो तुम काले हो और क्रिश्चियन हो, बहुत ज्यादा इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके लिए तुम वैसे ही हो जैसे दूसरे। तो अव्वल तो ये चीज यहाँ पे बिल्कुल ही इससे वाजह हो गई है। हालांकि उससे वो कुछ कुछ सीख लेते हैं नहीं लेते हैं, ये तो बाद की बात है। ये तो चलिए, क्या हो सकता है। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसमें एक कोशिश ये है कि अमेरिका को एक वैसे ही वाइट सुप्रीमेसिस्ट एक उसका स्वरूप दिया जाए, जो उसका स्वरूप रहा था आज से 30-40 साल पहले तक, और उसको थोड़ी सी डाइल्यूट करने की कोशिश की गई थी। इसमें सबसे हास्यास्पद बात यह है कि ये सिर्फ बैन ही नहीं, इसके साथ साथ कुछ कंट्रीज जिनको उन्होंने बैन लिस्ट में नहीं डाला है, उनके ऊपर और भी प्रतिबंध लगाए हैं, एड वगैरह से। पीयू का आप अगर सर्वे चेक करें तो पूरे अफ्रीका में सबसे ज्यादा प्रो अमेरिकन 3 कंट्री आपको नजर आएंगे। कीनिया सबसे हाईएस्ट, लाइबेरिया नंबर 2 पे, रवांडा नंबर 3। कीनिया को एड जो है वो ब्लॉक कर दिया। तो यानी ये सारे जो प्रो अमेरिकन भी हैं, उनको हम्म। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि उनकी ब्लैक आइडेंटिटी उनके क्रिश्चियन आइडेंटिटी के ऊपर में हावी है। अभी हो। जहां तक अमेरिकन, हाँ, जहां तक अमेरिकन ये जो नस्ली भेदभाव करने वाले लोग हैं, उनका सवाल आता नहीं, अब ये 4 मुल्क जो हैं, कौन कौन से इन पर पाबंदी लगाई है और किन पर पार्शियल वो है पाबंदी, है। देखें, पर टोटल अभी पाबंदी? जो लेटेस्ट अभी जो आप लेटेस्ट लिस्ट देख रहे हैं, इसमें एक पॉलिटिकल मामला भी है। ये खासकर आपने देखा होगा बुर्किना फासो, माली, ये जो वहां पे कंट्रीज हैं, इनमें बेसिकली एक जमाने में वेस्ट का दखल होता था थ्रू फ्रांस। अब इन तीनों देशों में लोकल लीडरशिप आ गई। हालांकि वो मिलिट्री कू करके आए हैं, लेकिन वो ऐसी लीडरशिप आ गई है जिसने ये कहा है कि अफ्रीका से वेस्टर्न इन्फ्लुएंस को हटाना होगा, जिसका हिस्सा फ्रांस रहा। तो अभी जो आप लेटेस्ट लिस्ट देख रहे हैं, इसमें वो 3 देश शामिल हैं जिन्होंने फ्रेंच आर्मी को और फ्रेंच इन्फ्लुएंस को अपने यहाँ से लात मार के बाहर कर दिया। खासकर माली और बुर्किना फासो जो है इसमें नजर आ रही है, पर इसमें आइवरी कोस्ट भी नजर आ रहा है।
और जाहिर है कि नए लिस्ट में पैलेस्टाइन ये के भी लोग नजर आ रहे हैं। तो पार्शियल लिस्ट जो है उसमें तो कई कंट्रीज हैं। जो फुल लिस्ट है उसमें आप सीरिया का नाम इसमें शामिल कर दिया गया। अभी तो उस पर से प्रतिबंध 4 दिन पहले हटाया था फिर से और अब उसको शामिल कर दिया। बैन जो शामिल कर दिया है। नए पिछले हफ्ते वाली लिस्ट में लाओस का नाम शामिल है, क्योंकि लाओस इस पूरे रीजन से बिल्कुल अलग है, साउथ ईस्ट एशिया में है। तो उनका नाम जो है उसमें शामिल कर दिया। तमाम देश जो हैं इसमें शामिल हो गए। जैसा मैंने कहा 41 की पूरी पूरी लिस्ट है। मोस्टली अफ्रीका में और एशिया में है, लेकिन एक दो जो है इधर उधर के भी हैं, जैसा मैंने लाओस का आपको एग्जाम्पल दिया। नहीं, मैं असल में ये जानना चाहता हूँ अपने क़ारीन के लिए कि किन ममालिक पर पार्शियल वो है और किन ममालिक पर टोटल पाबंदी है। पूरी लिस्ट है। टोटल पावर्टी में अफगानिस्तान है, सीरिया पे डाला गया है, उसके बाद यमन पे है, उसके बाद सोमालिया पे है, उसके बाद सूडान के ऊपर में है, लिबिया के ऊपर में है। ये तमाम देश जो हैं, यमन तो खैर मैंने बोल ही दिया। इन सब के ऊपर पूरी पाबंदी है। पार्शियल पाबंदी वाले कई देश हैं इसमें। सॉरी, जैसे ईरान है, जैसे आपको पार्शियल पाबंदी में लाओस है, अभी पार्शियल पाबंदी में आपको आइवरी कोस्ट है। और ये पूरा का पूरा लिस्ट है वो, मतलब 41 देश जो हैं उसमें कई सारे फुल पाबंदी वाले हैं, कुछ जो है पार्शियल पाबंदी है। लेकिन फुल पाबंदी का मतलब ये नहीं है कि कोई नहीं आ सकता है। वो पाबंदी कई बार ऐसा है कि बिजनेस वाले पे, वो हर कंट्री का स्पेसिफिक है। कहीं से हो सकता है बिजनेसमैन अलाउ है, कहीं से बिजनेसमैन भी अलाउ नहीं हो, कहीं से स्टूडेंट अलाउ है, कहीं पे स्टूडेंट भी अलाउड नहीं है। बहुत, यानी ये एक वन साइज फिट्स ऑल वाला ये मामला नहीं है। थोड़ा साहब ये बताएं कि आपके नज़दीक इस फैसले के पसपर्दा अमेरिका का असल सियासी मकसद क्या है। जैसा मैंने कहा आपको कि मेन इसका मकसद ये है कि जो मागा बेस है, जो अमेरिका के वाइट सुप्रीमेसिस्ट नेचर को प्रिजर्व करना चाहती है, उसको खुश करना। क्योंकि उनका ये कहना है, मागा जो क्राउड है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाली, उनका ये कहना है कि ये जो थर्ड वर्ल्ड से लोग आते हैं वो एंकर के जैसा काम करते हैं। जैसे जहाज को जब आप लगाते हैं साहिल पे, तो आप वो एक एंकर डालते हैं। जब हम्म। एक एंकर वो डल जाता है और वो सिक्योर हो जाता है सफीना, तो फिर उसके ऊपर लोग जो हैं वो बैठते हैं। तो इनका कहना है कि जो पहला आता है, फर्ज करें कि मैं अभी चला जाऊं अमेरिका, तो मुझे वो कहते हैं कि ये एंकर है, यानी ये इसने अब जो है वो एंकर अपनी गिरा दी है, और अब ये अपने नाते रिश्तेदारों को खींचेगा यहाँ पे। हम्म। जैसे उस सफीना वहां पर, मैं उस एंकर हूँ जिसने उस सफीने को वहां पे वो कर दिया, और अब उस पे लोग आएंगे। तो इनका ये कहना है कि अगर आप ब्लैंकेट बैन इन देशों को करिए, ताकि इसमें जो लोग हैं ये एंकर का काम ना कर सके। इसके इवज ये कहते हैं कि ट्रंप का अपना मानना है कि ट्रंप बहुत ज्यादा मिसमराइज रहता है नॉर्थ नॉर्थ यूरोपियन कंट्री से, खासकर स्कैंडिनेविया, यानी नॉर्वे से, डेनमार्क से, और जो स्वीडन से, इनसे बड़ा वो मुतासिर रहते हैं। तो वो, उनका ये कहना है कि हमको प्रमोट करना चाहिए इन जगह के लोगों को यहाँ बुलाने में। भैया, स्कैंडिनेविया दुनिया का सबसे बेहतरीन जगह है रहने की। दुनिया में जब सर्वे होती है कि सबसे बेहतरीन मुल्क जो है कौन है दुनिया के, तो स्कैंडिनेविया के उसके पांचों देश जो है वहां पे आपको नजर आते हैं। वो अपना छोड़ के आपके हेल होल में रहने के लिए क्यों आएगा? क्यों आएगा उस जगह पे जहाँ ना मेडिकल फ्री है, ना एजुकेशन फ्री है? अपना वो जगह छोड़ के जहाँ मेडिकल, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट हर कुछ फ्री है। तो ये बेवकूफाना जो टिपिकल होता है कि मतलब चीजों को ठीक से थॉट आउट नहीं करना। ये लोग कोई पढ़े लिखे बहुत ज्यादा तो है नहीं। तो अगर पढ़े लिखे नहीं है तो इसी तरह की पॉलिसी बनाएंगे जो आपके दिल से बनी हुई पॉलिसी है, जिसमें दिमाग का बहुत ज्यादा इस्तेमाल जो है वो नहीं किया गया। तो मेन मकसद ये है कि वाइट पॉपुलेशन का इजाफा हो। उन देशों को जो इनके नजर में लगता है कि दुनिया के मतलब टेक्नोलॉजी के मामले में, हर चीज के मामले में जदीद जदीद तरीन है, उनसे लोगों को लाया जाए, और ये जो ब्लैक्स हैं और एशियंस हैं इनको जो है डिस्करेज किया जाए। तो मेन मकसद ये है। हालांकि जिनसे ये लाना चाहते हैं लोग, उनसे आते नहीं है। मसला ये है। यानी कि कौमी सलामती का मामला जो है वो ढकोसला है एक तरीके से। और एग्जैक्टली exactly। अब ये जो चाहते हैं कि बेसिकली अमेरिका इस पे पाबंदी लगाता है तो इसका नुकसान होगा या इसका फायदा होगा अमेरिका को। दोनों चीजें हैं। अव्वल तो एक चीज ये समझें कि आपका टैलेंट जो है वो बड़ी तादाद में थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आता है। ये बात दुरुस्त है कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री से नॉर्मल गरीब लोग भी आ रहे हैं, जो आपके यहाँ टैक्सी ड्राइवर बन रहे हैं, फलाना बन रहे हैं, ढिमकाना बन रहे हैं, लेकिन
बहुत सारा आपका टैलेंट जो है इन देशों से आता है, क्योंकि इन देशों में उस टैलेंट को समझने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं। कहने का मतलब है यमन हो या सोमालिया हो, यहाँ से पढ़े लिखे लोग भी आते हैं। तो अव्वल तो आपने उसको बैन कर दिया, उस समय में बैन कर दिया जब आपको पढ़े लिखे लोगों की बहुत ज्यादा जरूरत है। चाइना के साथ जो आपका ये चिप का वॉर है, उसमें आप बार बार ये देखते हैं कि आपके कई रोड ब्लॉक हैं। अमेरिका के जो चिप्स हैं वो एडवांस तो हैं, लेकिन उनके पास उतने नंबर ऑफ इंजीनियर्स नहीं है, उतने नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स नहीं है जो चाइना का मुकाबला कर सके, क्योंकि चाइना बड़ी तादाद में इंजीनियर्स और एक्सपर्ट पैदा करता है। अब इसको आपने बैन कर दिया तो वो नंबर फर्दर जो है वो नीचे की तरफ आपको दिखेंगे। एक चीज, दूसरी चीज कि सिर्फ हाई एंड टेक्नोलॉजी ही टेक्नोलॉजी तो होती नहीं है। आप एग्रीकल्चर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट हैं, उसमें एग्रीकल्चर लेबरर्स जो काम करते हैं वो इन देशों से आते हैं। ये जो एग्रीकल्चर लेबर हैं, चूंकि इलीगली काम करते हैं, ये अंडर द टेबल पैसा लेते हैं, तो इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, कम पैसा दिया जाता है। फर्ज करें कि अमेरिका में एक दिन बादाम को पेड़ से तोड़ने का जो लेबरर है, वो मान लीजिए कि एक दिन का वो $40 लेता है, तो अमेरिकन नागरिक है। तो जो इलीगल भारत से, पाकिस्तान से, कहीं से गया हुआ है या यमन से गया हुआ है, वो $20 में काम करने को तैयार है, क्योंकि उसकी मजबूरी है। उसके पास कागज नहीं है, तो वहां पे आप समझ लीजिए जो काश्तकार है, काश्तकार उसको इसलिए हायर कर रहा है क्योंकि उसके भी पैसे बच रहे हैं। जब आप इनको बैन कर देंगे तो फिर आपके पास सिर्फ $40 वाले मजदूर मिलेंगे। तो सडनली फर्ज करें कि जो $20 में आपको किलो का मिल रहा होगा बादाम, उसकी कीमत $40 हो जाएगी, क्योंकि उसको प्रोसेस करने में जो खर्चा आ रहा है वो सडनली बढ़ गया। क्यों बढ़ गया? क्योंकि वो जो मजदूर सस्ते में काम कर रहे थे वो चले गए। तो ये हर जगह को इम्पैक्ट करता है। ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि टॉप ऑफ उसको इम्पैक्ट करता है, मिडिल में भी। कारपेंटर है, कारपेंटर आप बुला रहे हैं, बहुत सारे कारपेंटर जो हैं इसमें वो मैक्सिकन हैं या लेटिन अमेरिकन कंट्री से आ रहे हैं। आपके नंबर ऑफ इलीगल कारपेंटर घट जाएंगे, या इन कंट्री से कारपेंटर आते हैं घट जाएंगे, तो वाइट आपके यहाँ आएगा कारपेंटरी करने के लिए, दुगुना पैसा लेगा। तो किसी भी सूरत हाल में आपके कंट्री को बहुत ज्यादा फायदा नहीं है ब्लैंकेट बैन। अगर आप ये कहते हैं कि ब्लैंकेट बैन नहीं रहे और आप उन लोगों को ले जिससे आपको फायदा है या कुछ है, तो हो सकता है कि इसमें आपको कोई फायदा नजर आ जाए। लेकिन क्योंकि देखिए, इसकी तो कोई भी आदमी ये नहीं कह सकता कि आप बॉर्डर खोल दें और जिसको मन है चला आप, इससे तो फिर देश का बॉर्डर नहीं रहेगा तो देश ही नहीं रहेगा। लेकिन ब्लैंकेट बैन जो है वो बेसिकली एक एक्सट्रीम से, बाइडन के एक एक्सट्रीम से आप दूसरे एक्सट्रीम पे ट्रम्प के पास पहुंच जाते हैं। यही आपको अमेरिकन पॉलिटिकल क्लास का बैंक्रप्सी दिखाता ये थे सौरभ कुमार शाही साहब, जिन्होंने अमेरिका की सफरी पाबंदी के ऐलान के बाद अपने ख्यालात रखे। अब हम इनसे पूछना चाहेंगे कि शाम में जो हमले तेज हो रहे हैं वो किस वजह से हो रहे हैं। है। देखिए सर, मैंने पहले भी कई बार अपने प्रोग्राम से ये बात कही है कि किसी को भी ये लगता हो कि किसी को लगता हो कि सीरिया में ये चीजें जो स्टेबलाइज हो जाएंगी, तो वो कभी होंगी। उसका सिंपल सा मामला ये है कि वो अलकायदा जिसके साथ आपने दोस्ती करके, आपसे मेरा मुराद है अमेरिका और वेस्ट का, जिस अलकायदा से आपने दोस्ती करके उसको सत्ता में आपने बिठा दिया है, उसको के जो फॉलोअर हैं, उनकी आइडियोलॉजी तो वही रहेगी। हम्म। अब इतने सालों तक बशर अल असद का जब विरोध कर रहे थे ये जो अलकायदा वाले थे, तो ये बार बार कहते थे कि ये मजूसी है, ये नुसैरी जो है वो ये मुर्तद हैं, और ये साथ देते हैं वेस्टर्न पावर का, जबकि कोई लेना देना नहीं हुआ वेस्टर्न पावर का। तो अगर आप उनको मुर्तद कह रहे हैं, कुफार कह रहे हैं, तो अमेरिका तो फिर हर लिहाज से कुफार हो गया उनकी नजर में। तो सडनली अब जब आप अमेरिका के साथ बातचीत आपने शुरू कर दी, आप इसराइल के साथ मुज़ाकरात आपके शुरू हो गए, तो आपका कैडर जो है उसको तो लगेगा कि यार ये हमने अचीव क्या किया। जिनको हम मुर्तद समझते थे, मुर्तद को हटा के हमने कुफार को उसके से रिप्लेस कर दिया। ये उनके माइंडसेट की मैं बयान कर रहा हूँ। तो जाहिर है कि वो फिर उस ग्रुप के तरफ अट्रैक्ट होंगे जो ये क्लेम करेगा कि देखो तुम जिसके साथ थे वो तो अब काफिरों के साथ है। इस्लामिक स्टेट यही करता है सीरिया में, कि वो जो पुराने कैडर्स हैं अलकायदा के, जिनको उनको ये कह रहा है कि देखो तुमने मेहनत की, तुमने सत्ता दिलवाई, तुमने नुसैरी को मार के बाहर किया, और अब यहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज का यहाँ पे कब्जा हो गया है, तो फिर तुमने क्या अचीव किया। और ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, इससे बहुत सारे
जो अलकायदा के फाइटर्स हैं वो अट्रैक्ट हो रहे हैं, और वो बड़ी तादाद में अब इस्लामिक स्टेट फिर से ज्वाइन कर रहा है। इस्लामिक स्टेट को काउंटर करने वाली वहां जो फोर्स थी उसमें एक बहुत बड़ा रोल ईरान का था, हिजबुल्ला का था। वो तो वहां से अब खत्म हो गए। अब सडनली सारा सारा का सारा दरोमदार जो है वो अहमद अल शरा के रिजीम में। अब उनके पास, देखें, फाइटर बन के लड़ना बहुत आसान है, लेकिन एक हुकूमत चलाना, जब आप एक सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, तो वो आसान नहीं है। और उसमें बुरी तरह से सीरियन हुकूमत जो है वो फेलियर होती हुई नजर आ रही है। शाम और सीरिया के सदर अहमद अल शरह की हुकूमत को आप किस तरह देखते हैं? क्या मुस्तकम हो पाएगी वो? देखिए, डिस्टेबलाइज्ड ऑलरेडी, अभी स्टेबलाइज हुई भी नहीं थी, और नए डिस्टेबलाइजेशन उसके हो रहे हैं, अपने कारणों से हो रहे हैं। साउथ में जिस तरह से इन्होंने कत्लेआम किया द्रूज का, साहिल के इलाके में जिस तरह से इन्होंने, इन लोगों ने कत्लेआम किया ये जो अलवीज का, उससे बड़ा क्लियर हो गया है कि इसका कभी भी इंक्लूसिव रूप हो ही नहीं सकता। क्रिश्चियंस को उनके क्रिसमस में उनके पेड़ों को जला देते हैं, उनको मार देते हैं। तो आपने 40% देश से तो ऐसे ही आपने पंगा ले रखा है। तो आप कैसे स्टेबलाइज होंगे? इसके अलावा नए प्रॉब्लम्स आपको ये इस्लामिक स्टेट ने दे दिए हैं। मुझे ऐसा लगता है, मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये प्रेडिक्ट करता हूं कि मुझे नहीं लगता 2-3 साल से ज्यादा ये अहमद अल सरा जो हैं ये जिंदा रहेंगे। मुझे लगता है कि इनमें से कोई ना कोई ग्रुप उनकी हत्या वहां पे कर देगा, और फिर उसके बाद जो बंदरबांट मचेगी सीरिया में, वो उससे बुरी होगी जो बंदरबांट हमने अभी से कुछ महीने पहले देखी थी, या पिछले साल रह पहले इस महीने में देखी थी, जब वहां से बशर असद की हुकूमत का खात्मा हुआ। मगरबी ममालिक दाइश को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, जबकि वो हमेशा से आईएसआई के खिलाफ रहे हैं? इसके पीछे की वजह क्या देख है? देखें, अलकायदा जो सीरिया में था, जिसका नाम हायत तहरीर शाम था, उसका उन्होंने शुरू से सपोर्ट किया है। एक चीज को याद रखें कि वेस्ट का कोई बहुत ज्यादा आइडियोलॉजिकल लड़ाई इन सल्फी ग्रुप से नहीं। जब तक दोनों का आइडियोलॉजी मैच करते हैं, इनका साथ देते हैं। सोवियत यूनियन के अगेंस्ट में अफगानिस्तान में इन्हीं सल्फी ग्रुप्स का इन्होंने साथ दिया था। भाई, तालिबान देवबंदी है ना, लेकिन ओसामा बिन लादेन तो सल्फी था। तो आपने उन सल्फी ग्रुप्स को वहां पे हेल्प की। तो जब तक ये सल्फी ग्रुप्स को यूज कर सकते हैं अपने दुश्मनों के अगेंस्ट, जैसे इस केस में सीरिया और ईरान और हिजबुल्ला के अगेंस्ट में, तो वहां पर बहुत खुशी खुशी हाथ मिलाते हैं। जहां इनके उस पर अटैक होता है, वहां पर कहते हैं कि आतंकवादी हमला जो है हमारे ऊपर हो गया। तो ये जो डुअलिटी आपको अमेरिका की नजर आती है या वेस्टर्न कंट्री की नजर आती है, ये बड़ा वाजह हो गया है मिडिल ईस्ट में, और आप उसको हर जगह नजर आते हैं। अभी अमेरिका के देखिए, अमेरिका ने अभी हेल्प किया, और 3 दिन के बाद ही अमेरिका, अमेरिकन सैनिक और उसका ट्रांसलेटर जो है मारा गया। तो इनको लगता है कि ये गुड टेररिस्ट और बैड टेररिस्ट खेल सकते हैं, खेल लेते भी हैं। लेकिन हर हमेशा आप ही नहीं खेल सकते हैं, कभी कभी आपके साथ भी कोई खेल लेता है। तो यहाँ पे अब ये दिख रहा है कि दाएश भी इनके साथ वही खेलने लगा है जो ये दाएश के साथ खेल। आपको असद का मुस्तकबिल कैसा दिखता है? देखिए, असद का मामला तो अब खत्म है। वो अब वहां पे हैं। अगर बहुत ज्यादा डिस्टेबलाइज सीरिया होगा तो ऐसा हो सकता है कि साहिल का इलाका जो है, जहां पर अलवी समुदाय के लोग रहते हैं, वहां पे कोई इंसर्जेंसी जैसी चीज जो है उभर के आ जाए और उसको असद सपोर्ट कर दे। लेकिन अभी फिलहाल निकट भविष्य में तो मुझे ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा कि इस तरह की कोई चीज होनी है। और असद अभी इसमें इंटरेस्टेड नजर भी नहीं आ रहे हैं। ईरानी जरूर इसमें इंटरेस्टेड नजर आ रहे हैं फिलहाल, लेकिन ये मुझे लगता है कि शॉर्ट से मीडियम टर्म में हमें नजर नहीं आएगा। मीडियम से लॉन्ग टर्म में अगर अगर सीरिया फर्दर डिस्टेबलाइज होता है, तो हम देखेंगे कि साहिल पे एक एंटी ये जो सल्फी एक किसी महाज को बनाने की एक कोशिश जो है वहां पे नजर आएगी। पर निकट भविष्य में मुझे ऐसा नजर नहीं आ ये थे हमारे मेहमान सौरभ कुमार शाही साहब, जिन्होंने तफसील से अमरीकी सफरी पाबंदियों का जायजा लिया और साथ में शाम के मौजूदा हमलात में उनके क्या किरदार हैं और उनको किस तरह हल करना चाहिए, इस पर उन्होंने तफसील से रोशनी डाली। हमेशा की तरह आखिर में मैं तमाम नाजरीन और सामीन से गुजारिश करता हूँ कि वो अपनी कीमती आरा और तजावीज़ ज़रूर इरसाल करें, ताकि हम
दुनिया मेरे आगे को आपके लिए मजीद दिलचस्प, जामे और बामीनी बना सकें। हम अगले प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, एक नए रुख और एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए अपनी मुस्बत सोच को जिंदा रखिए और दुनिया मेरे आगे प्रोग्राम को देखते रहिए।